हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम जो +2 का राजनीतिक विज्ञान का टॉपिक कर रहे थे, संघीय कार्यपालिका, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। उससे संबंधित नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, हमने जो पिछली वीडियो में जो बात कही थी वो कही थी राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। राष्ट्रपति के निर्वाचन, और इस राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर हमने जो विधि पढ़ी थी वो पढ़ी थी एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसको हमने पढ़ा था। और इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती क्या है। ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एक प्रणाली है। अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति की यह एक प्रणाली है, ठीक है। ये अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होता है और हमारे यहाँ राष्ट्रपति और जो राज्यसभा है उनके सदस्यों के अंदर इसको अपनाया गया है। इससे संबंधित हमने एक एग्जाम्पल किया था, इससे 4 उम्मीदवारों को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये संक्रमणीय होती कैसे है। हमने वही उदाहरण एक बार फिर थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखते हैं। हमने अपनी बुक्स के अंदर उसी उदाहरण को फिर लेते हैं। उसके अंदर पढ़ा था तो जो 4 होते हैं A, B और C, उसके अंदर हमने पढ़ा था टोटल मत थे वो हमारे 1,40,000 थे। मत कितने थे? 1,40,000। इसको थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। उसके आधार पर हमने निश्चित कोटा भी निकाल लिया था। निश्चित कोटा का सूत्र था भी जितने मत है उसके निर्वाचित होने वाले व्यक्ति +1 और +1, ये 2 हो गए। 2 से भाग दिया तो ये आ गए हमारे 70,000, और यहाँ 1 जोड़ा तो कितना आया? 70,001। ये था निश्चित मत। उसके बाद हमने पढ़ा था A को मिला था 30, 20, 40 और 50। 30, 20, 40 और 50। इसका मतलब किसी को भी निश्चित कोटा नहीं मिला, नियतांश नहीं मिला वोटों का जितना जीतने के लिए आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति में दूसरी मतगणना होती है। जो सबसे कम व्यक्ति मत वाला व्यक्ति है उसको मैदान से हटा दिया जाता है। अब बात ये आती है कि सर ये जो वोट है वो बाकियों में बंटेंगे कैसे? बराबर बराबर दिए जाएंगे या किस प्रकार दिए जाएंगे? इसी को बताने के लिए मैं यहाँ शुरू करता हूँ। एकल संक्रमणीय होता है संक्रमण करना, ट्रांसफर करना, सिंगल ट्रांसफरेशन, यानी एक एकल संक्रमणीय ये मेथड है, सिंगल ट्रांसफरेशन मेथड है ये। ट्रांसफर कैसे होता है सर? ये ऐसा थोड़ी है भी ये 20,000 है उसको बराबर बराबर बांट देंगे, 7,000 या 6,500 बांटते आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, इसको पूरी करते हैं। देखो होता क्या है कि जो जैसे मान लो कोई ई व्यक्ति है वो वोट देने जाता है, 4 उम्मीदवार थे, वोट देने जाता है। यहाँ पर उसके क्या होता है? वरीयता क्रम होती है, यानी पसंद होती है। यानी एक व्यक्ति होता है वो चारों को वोट डालता है, ऐसे नहीं एक को वोट डालता है। ये बात ध्यान रखना, एक व्यक्ति होता है वो कितने को वोट डालता है? चारों को ही वोट डालता है। जैसे इसने पहली पसंद ये बता दी, दूसरी ये बता दी, तीसरी ये बताई और चौथी ये बताई। यानी उसका मेन वोट यहाँ गिना जाएगा। अगर ये मैदान से हट गया फिर यहाँ गिना जाएगा, ये मैदान से हट गया तो यहाँ गिना जाएगा, ये मैदान से हट गया तो यहाँ गिना जाएगा। इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति होता है जो वोट देने जाता है, जो सदस्य होता है वो प्रत्येक चारों जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए सबको वोट देगा। यानी उसके अंदर पसंद बताई जाएगी, फिर किसको ज्यादा पसंद करता है, फिर दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर पर। अब हम इसके आधार पर लेते हैं। मान लेते हैं कोई ए व्यक्ति था, उसने पहली पसंद ये बताई, दूसरी ये बताई, तीसरी ये बताई और चौथी ये बताई। उसके बाद कोई ब व्यक्ति था, इसने पहली पसंद ये बताई, दूसरी ये बताई, तीसरी ये थी और चौथी ये थी। उसके बाद कोई स व्यक्ति था, उसने पहली पसंद ये, मैं पहले यहाँ क्यों लगा रहा हूँ क्योंकि ट्रांसफर बता रहा हूँ। ये आपने ये प्रश्न पूछा था मेरे से, सर ये ट्रांसफर होते कैसे हैं वोट? इनको बराबर दिए जाएंगे या अलग अलग प्रकार से दिए जाएंगे? ये देख रहे हैं। दूसरी पसंद ये थी, मान लेते हैं ये दूसरी एक बार हो चुकी है, ये दूसरी थी, ये तीसरी थी और ये चौथी थी। अब ऐसी स्थिति में होता क्या है? अब इसको पहली पसंद 3 जनों ने दी थी, जाके दी तो 20,000 ने, लेकिन हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 3 जनों ने दी थी। अब इसको तो मैदान से हटा ही दिया गया है, इसका मतलब पहली पसंद तो खत्म हो गई। अब इसका एक वोट कहाँ जाएगा? जब ए का पहली पसंद तो खत्म हो चुकी है,
इसकी दूसरी पसंद कौन सी है, ए, तो एक वोट इसका यहां चला जाएगा। अब उसकी बै का दूसरी पसंद किसको दी थी, सी को, तो इसका बै का वोट पहली तो खत्म हो गई, दूसरा वोट जो है वो यहां चला जाएगा, यानी इसके पास आ जाएगा, सी के पास। डी की बात करें, सह ने पहले पसंद इसको दी थी, दूसरी डी को दी थी, तो ये तो खत्म हो गया, इसको तो मैदान से हटा दिया गया। अब इसका इस व्यक्ति का वोट, सह का वोट कहाँ चला जाएगा, डी के पास चला जाएगा, दूसरी पसंद के अकॉर्डिंग। उसने जो दूसरी पसंद की थी उसके पास वोट चला जाएगा। अब मान लेते हैं एक दय व्यक्ति और था, इसने पहली ये थी, दूसरी ये थी, तीसरी ये थी और चौथी ये थी। अब इसका फिर ये निकल गया दय व्यक्ति का। अब दय का वोट जाएगा कहाँ पे, दय का वोट जाएगा ए के पास, यानी इसके पास 2 वोट आ गए, बाकी के पास 1-1 आ गया, क्योंकि दूसरी पसंद ये 1-1 में थी, इसकी 2 थी, 1 और 2, इसके बाद 2 वोट आ गए। यानी इस प्रकार वोटों का ट्रांसफर किया जाएगा। तो क्योंकि जो एक व्यक्ति होता है वो सभी को वोट देता है, ठीक है, पसंद के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, वोटों का ट्रांसफर होता है। अगर पहली पसंद की ये है, मान लो उसको मैदान से हटा दिया गया, तो इससे इसका वोट इसके पास चला जाएगा, दूसरे के पास। इसको भी मैदान से हटा दिया, इसका वोट तीसरा जो पसंद है उसके पास चला जाएगा। बात समझ रहे हो? यानी इस प्रकार क्या होता है, जो कम व्यक्ति होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था अपने एग्जाम्पल में, सबसे कम कौन था, बी था, इसको मैदान से हटा दिया गया, और इसके अंदर कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो ए को दूसरी पसंद देते थे, इसी कारण ए को कितने आगे, 5000 35 आगे, तो इसको मिलेंगे 35,000, यानी 5000 प्लस हो गए, यानी 5000 व्यक्ति ऐसे थे जो ए को तो बी को तो पहली पसंद देते थे और ए को दूसरी देते थे, तो बी तो निकल गया, तो इसकी दूसरी पसंद के अकॉर्डिंग 5000 वोट इसके पास पहुंच गए, पीछे कितने बचे, 15,000। उसके बाद बात करें, ये तो निकल गए, गए के हो गए 50,000। इसका मतलब इसमें 10,000 व्यक्ति वो थे जो सी को दूसरी पसंद देते थे, यानी पहली पसंद तो खत्म हो गई, तो 10,000 वोट किसके पास आ गए, सी के पास, और इसके हो गए 55,000। इसका मतलब 5,000 व्यक्ति ऐसे थे जो बी को तो पहली पसंद देते थे और डी को दूसरी पसंद देते थे, तो दूसरे पसंद के अकॉर्डिंग 5,000 वोट इसके पास चले गए। ये है एकल संख्या मतपत्ति और कुछ ही नहीं है। बात समझे ना? 5,000 व्यक्ति तो ऐसे थे जो बी को पहली पसंद देते थे, ए को दूसरी देते थे, तो दूसरे के अकॉर्डिंग 5,000 इसके पास आ गए, क्योंकि ये तो मैदान से ही निकल गया। सी के अंदर टोटल, बी के अंदर 10,000 व्यक्ति ऐसे थे जो सी को दूसरी पसंद देते थे, तो 10,000 इसके पास प्लस हो गए, और बी के अंदर 5,000 व्यक्ति ऐसे थे जो डी को दूसरी पसंद देते थे, तो ये 2,000 5,000 डी के पास पहुंच गए। बस ये प्रक्रिया चलती है और कुछ ही नहीं है। इसे बोलते हैं एकल संख्या मत पद्धति। ठीक है, बस ये कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ और एक बार और कर लेते हैं। किसी को नियतांश, नियतांश यानी निश्चित वोट नहीं मिला, फिर सबसे कम किसके हैं, इसके। अब 35,000 व्यक्ति, इसके अंदर देखो 5,000 तो वो थे जो बी से आए थे, अब बी वाले 5,000 फिर किसी और के पास जाएंगे, क्योंकि ये तो दूसरी पसंद थी, लेकिन 5,000 व्यक्ति ने कहीं ना कहीं तीसरी पसंद भी दी थी ना, तो दूसरी पसंद के अकॉर्डिंग तो इसके पास आ गए। अब उस व्यक्ति ने कुछ तीसरी पसंद भी दी थी, तो वो तीसरी पसंद के अनुसार चले जाएंगे। जैसे इसको मिले 11,000, टोटल हो गए इनके 61,000, यानी 11,000 व्यक्ति यहाँ आ गए, वोट यहाँ आ गए, और इसके पास है टोटल 19,000, यानी 19,000 इसकी चाहे दूसरी पसंद है चाहे तीसरी पसंद वाले थे, यानी कुछ व्यक्ति तीसरी पसंद वाले यहाँ चले गए, कुछ व्यक्ति यहाँ चले गए। अब ये 30,000 थे, इसमें दूसरी पसंद वाले यहाँ चले गए, कुछ दूसरी पसंद यहाँ दी थी तो यहाँ चले गए, यानी इसको मिले 11,000 एक्स्ट्रा तो 61,000, इसको मिले 19,000 एक्स्ट्रा तो कितने हुए 0 0 0 और 9 5 14 73,000। अब देखो इस व्यक्ति को 61,000 तो इससे कम है, इसका मतलब इसको तो मिले ही नहीं, इसको तो निश्चित वोट मिले ही नहीं जितने जीतने के लिए आवश्यक है। तो किस व्यक्ति को मिले, डी को, तो डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाएगा। बस ये है एकल संख्या मतपत्ति और कुछ ही नहीं है। बात समझ गए ना? अब आपका जो क्वेश्चन जो आपके दिमाग में चल रहा था उसको भी हमने हल कर दिया। अभी सर ये वोट बंटेंगे कैसे, तो वोट बंटेंगे उसकी पसंद के अकॉर्डिंग, यानी पहली पसंद को हटा रहे हैं तो जो वोट दूसरी पसंद को दे रहे हैं वो दूसरी पसंद के पास चले जाएंगे। अगर दूसरे वाले को हटा रहे हैं तो जिन व्यक्ति ने तीसरी पसंद की थी वो तीसरे व्यक्ति के पास चले जाएंगे। जैसे जैसे पसंद होती है वैसे वैसे वो वोट क्या करते हैं, आगे से आगे चले जाते हैं, यानी ट्रांसफर होते जाते हैं।
और ये तब तक जाते हैं जब तक एक व्यक्ति को निश्चित वोट या निश्चित मत प्राप्त न हो जाए, और जब ये निश्चित मत प्राप्त हो जाएगा वहीं पर राष्ट्रपति का क्या हो जाएगा, निर्वाचन हो जाएगा। ठीक है, ये प्रक्रिया है एकल संख्या मत पत्र की। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, अभी बहुत ही बढ़िया चीज, राष्ट्रपति का वेतन पढ़ते हैं हम। राष्ट्रपति का वेतन, उसके जो विशेषाधिकार है या जो उन्हें कुछ अन्य सुविधा मिली हुई है, उन्मुक्तियां, कुछ छूट दी गई है, कुछ उन्मुक्तियां भी पढ़ लेंगे इसके अंदर हम, या कोई जो अन्य सुविधा दी गई है राष्ट्रपति को। क्योंकि हम यहाँ पर भी बात कर लेते हैं, राष्ट्रपति क्या है, देश का प्रथम व्यक्ति होता है, देश का प्रथम व्यक्ति होता है, वह संवैधानिक अध्यक्ष होता है। क्या होता है, संवैधानिक अध्यक्ष, इसके बारे में बात कर चुके हैं हम। ठीक है, ये जो राष्ट्रपति होता है गौरवपूर्ण पद होता है। क्या होता है, गौरवपूर्ण पद होता है। ये जो राष्ट्रपति होता है ये मान सम्मान का पद होता है। क्या होता है, मान सम्मान का पद होता है। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब मान सम्मान पद होता है, अगर मान लो ये एक ऐसे नहीं भी एक सामान्य जो नागरिक होता है उसकी तरह जीता है। जैसे मान लो आज मेरे पुलिस आती है, मेरे पास आती है और मेरे को गिरफ्तार करके चल जाती है, मेरे को कुछ नहीं बताती वो। राष्ट्रपति को ऐसा नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना, मन मर्जी आके उसको गिरफ्तार करके ले जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारे प्रतिष्ठा का प्रतीक है। जो पद है वो प्रतिष्ठा का प्रतीक है, मान सम्मान का पद है। उनको कुछ छूट भी दी गई है, कुछ उन्मुक्ता, कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं राष्ट्रपति को, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखो ऐसा नहीं है चलता फिरता सड़क पर कोई व्यक्ति है उसको उठाया जेब में डाल दिया, ठीक है, ऐसा व्यक्ति नहीं है। ये तो हमारा मुख्य पद है, मेन व्यक्ति है, हमारा देश का प्रथम व्यक्ति है, तो उसको कुछ छूट भी दी गई है, उन्मुक्तियां दी गई है, कुछ विशेषाधिकार, विशेषाधिकार होता है, कुछ विशेष अधिकार देंगे। और वेतन के संबंधित हम बात करेंगे कितना वेतन इनको मिलता है। चलो हम बात करते हैं आज इनके बारे में। देखो जो राष्ट्रपति को वर्तमान में जो वेतन मिलता है वो 5 लाख मिलता है। वर्तमान में वेतन कितना है, 5 लाख प्रति माह। बहुत मिलता है ना, तो राष्ट्रपति बनोगे आप है तो सबसे पहले 35 वर्ष उम्र की हो जाओ, क्योंकि राष्ट्रपति की योग्यता में हमने पढ़ा था भारतीय नागरिक तो हम है, बिल्कुल है, भारत में रह रहे हैं तो भारत के नागरिक ही है, लेकिन हमारी उम्र होती है वो न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष के हो जाओ फिर राष्ट्रपति बनेंगे, क्योंकि तनख्वाह बहुत ज्यादा है, 5 लाख बहुत होते हैं प्रति माह उनको प्राप्त होता है, और साल के तो 12 60 या 60 लाख हो गए, तो बहुत होते हैं तनख्वाह। यानी इतना उनको वेतन दिया जाता है, 5 लाख प्रति माह उनको क्या मिलता है, वेतन प्राप्त होता है। अगर उनके हम वेतन के बाद विशेषाधिकार की बात करें, इनकी उन्मुक्तियां की बात करें, तो ध्यान रखना राष्ट्रपति के विरुद्ध, या आप कह सकते हो जब राष्ट्रपति पद पर होते हैं, जब राष्ट्रपति पद पर होता है, ऐसे नहीं भी राष्ट्रपति रिटायरमेंट हो गया या उनका कार्यकाल पूरा हो गया, वो मैटर नहीं, जब राष्ट्रपति पद पर होता है ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में फौजदारी व दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ध्यान रखना, मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। जब वो अपने पोस्ट पर होते हैं, जब अपने पद पर होते हैं, तब तक उसके ऊपर किसी भी प्रकार, किसी भी न्यायालय में, चाहे वो हाई कोर्ट है चाहे सुप्रीम कोर्ट है, उसके विरुद्ध फौजदारी या दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता किसी भी न्यायालय में। पहली छूट तो उसको ये दी गई है। अगर हम बात करें केवल एक जो दीवानी मामला है वो चलाया जा सकता है, दीवानी मुकदमा, वो भी ध्यान रखना कैसे, ऐसे नहीं चलाया जा सकता। 2 माह पहले, यानी इसके अंदर जो होती है वो 2 माह की एक लिमिट होती है, यानी 2 माह पहले उसको लिखित सूचना देनी पड़ेगी, लिखित सूचना, ये ध्यान रखना। पहली बात तो ये है भी जब तक वो पोस्ट के ऊपर है तब तक कोई भी दीवानी या फौजदारी मामला उस पर नहीं चलाया जा सकता, किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन बात ये है
फौजदारी तो चला ही नहीं जा सकता, केवल समझ आता है हमारे ये लिखा हुआ है बात, तो केवल दीवानी मामले के अंदर मुकदमा चलाया जा सकता है, वो ही मुकदमा चलाने से पहले 2 माह, जैसे आज में मुकदमा चलाना है तो 2 माह बाद ही चला सकते हैं, पहले 2 माह उसको लिखित रूप से राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी कि आपके विरुद्ध ये दीवानी मुकदमा चलाया जाएगा, यानी 2 माह एक बार सूचना देने के बाद उसके बाद चलाया जाता है। ठीक है, यानी ये क्लियर, ऐसे नहीं भी आज मुकदमा चलाना है आज ही शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है, उसको 2 माह पहले नोटिस देना पड़ेगा, लिखित सूचना देनी पड़ेगी, तब जाके हम क्या कर सकते हैं न्यायालय में उसमें केवल दीवानी मामलों के अंदर मुकदमा चलाया जा सकता है। ठीक है, तो क्या समझे, वेतन 5 लाख होता है और राष्ट्रपति पद होते हैं, वो राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में फौजदारी या दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जाता जब तक वो पद पर होते हैं, पोस्ट पर होते हैं, जब तक वो राष्ट्रपति का कार्यकाल में रहते हैं। उसके बाद केवल दीवानी मामला चलाया जा सकता है, वो ही 2 माह पहले सूचना देकर ही ये दीवानी मामला चलाया जा सकता है, ऐसे नहीं है टूट फूट आज शुरू किया आज ही चला दिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर और नेक्स्ट बात करें, यदि हम बात करें अगर यदि पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो पूर्व राष्ट्रपति को पेंशन मिलती थी, ये ध्यान रखना बात, यदि पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो पूर्व राष्ट्रपति था उसको जो पेंशन दी जाती थी, उस पेंशन की आधा भाग किसको मिलता है, उसकी पत्नी को प्राप्त होता है। ये बात क्लियर होती है। तो जो हाँ ठीक है, जो राशि दी जाती थी ना पेंशन के रूप में, उसकी आधी राशि किसको मिलती है, उसकी पत्नी को प्राप्त होती है, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति तो मृत्यु हो चुकी है, फिर उसको जो पेंशन दी जा रही है वो पेंशन ऐसे नहीं राष्ट्रपति मृत्यु होगी तो पेंशन नहीं मिलेगी, वो पेंशन आधी हो जाएगी और वो उसके पत्नी को प्राप्त हो जाएगा। साथ में इसको एक मकान भी रहने के लिए, जो आजीवन मकान को तो प्राप्त होते ही होता है। पूर्व राष्ट्रपति की जो पत्नी होती है, पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसकी पत्नी को एक तो आधी पेंशन की राशि प्राप्त होती है और एक उसको आजीवन क्या होता है, मकान प्राप्त होता है। अब हम बात करें राष्ट्रपति के औपचारिक निवास की। राष्ट्रपति का निवास कहाँ है, कहाँ रहते हैं राष्ट्रपति? देखो औपचारिक निवास की हम बात करें, एक तो इनका जो निवास है वो है रायसीना हिल्स के ऊपर बना हुआ है, हिल्स जो दिल्ली में है। ठीक है, जो राष्ट्रपति का निवास होता है ना वो रायसीना हिल्स दिल्ली में स्थित है। एक होता है इसका ग्रीष्मकालीन निवास, ग्रीष्मकालीन निवास गर्मियों की बात होती है। इस ग्रीष्मकालीन का निवास होता है जो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है शिमला, उसके अंदर एक छरबरा स्थान है, वहां पर निवास होता है इसका। देखो एक तो रायसीना हिल्स दिल्ली के अंदर है, ठीक है, रायसीना हिल्स दिल्ली में है। दूसरा जो निवास है वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में है, दरबरा एक नामक स्थान है जो हिमाचल प्रदेश शिमला में है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला वहां स्थित है। और इस दरबरा है ना हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में, उसको एक नाम भी दिया गया जिसका नाम है दी रिट्रीट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या नाम है, दी रिट्रीट, इसको नाम दिया गया है दी रिट्रीट, ये भी ध्यान रखना बात। ठीक है, तो एक तो इनका औपचारिक निवास कहाँ है, रायसीना हिल्स दिल्ली में है। दूसरा औपचारिक निवास कहाँ है, जो राजधानी है हिमाचल प्रदेश की शिमला, उसके अंदर दरबरा नामक स्थान पर है। और जो दरबरा नामक स्थान पर उसका नाम क्या रखा गया है, दी रिट्रीट उसका नाम रखा गया है। क्या रखा गया है, दी रिट्रीट। उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी इसकी एक निवास स्थान है। ठीक है, यानी बहुत से इनके निवास स्थान बनाए गए जहाँ पर ये रहते हैं, राष्ट्रपति का जो औपचारिक निवास स्थान है। तो क्या लिखोगे, एक तो औपचारिक निवास स्थान रायसीना हिल्स दिल्ली में है, एक ग्रीष्मकालीन निवास है जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में
दरबरा में है, और दरबरा का जो नाम लिखा गया वो क्या लिखा गया, दी रिट्रीट रखा गया है। तो ये उससे संबंधित कुछ उन्मुक्तियां, कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं, आपको बता चुके हैं। उसका वेतन 5 लाख होता है प्रति माह, ठीक है। उसके पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु होने के बाद जो उसको पेंशन दी जाती है, उसकी आर्थिक पेंशन की राशि पत्नी को मिलती है, एक मकान मिलता है। औपचारिक रूप से जो निवास स्थान है वो रायसीना हिल्स दिल्ली में है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, जब तक वो पोस्ट पर रहते हैं तब तक उसके विरुद्ध दीवानी या फौजदारी मामला नहीं या मुकदमा किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जा सकता। यदि हम केवल और केवल दीवानी मामला चला सकते हैं, दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है, वही 2 माह पहले राष्ट्रपति को सूचना देकर। अब इसके बाद हम और इसके बारे में बात करें तो नेक्स्ट बात करते हैं, हम चर्चा करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां, देखो राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं हम। तो देखो आपको ये तो पता ही है कि राष्ट्रपति की शक्तियां हमने ये पढ़ी थी आर्टिकल 53 के तहत। जो कार्यपालिका शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति वो किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। इस चीज को पढ़ चुके हैं ना हम। यानी टोटल शक्तियां होगी वो किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। ये आर्टिकल 53 में पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। उसके बाद हम और बात करें, ये संवैधानिक अध्यक्ष है, यानी संविधान के अनुसार यही अध्यक्ष है, संविधान के अनुसार यही अध्यक्ष है। इसका मतलब टोटल काम होता है वो इसी के नाम से होता है। तो हमारे जो पूरा देश चलता है, जो शासन चलता है वो संविधान के अनुसार ही तो चलता है। और संविधान का अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति है। इसका मतलब राष्ट्रपति बहुत महत्वपूर्ण पावर रखता है, बहुत ज्यादा शक्तियां रखता है अपने पास, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, राष्ट्रपति की शक्तियों को 2 भागों में बांट लेते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों को 2 भागों में बांट लेते हैं। एक तो बांटते हैं जो उनकी सामान्यकालीन शक्तियां हैं, सामान्यकालीन शक्तियां। एक भाग बना लेते हैं हम आपातकालीन शक्तियां। क्योंकि सामान्यकालीन वो शक्तियां होती है जब युद्ध वगैरह स्थिति ना हो, सामान्य जब जीवन सामान्य देश चल रहा होता, ठीक है। यानी कोई युद्ध नहीं हो, आक्रमण ना हो, कोई ऐसी स्थिति न हो, यानी सामान्य रूप से जो चला रहे ना, वो तो होती है सामान्यकालीन शक्तियां। उसके अंदर शांति की स्थिति होती है। एक होती है आपातकालीन, जैसे आपको आपातकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ भी चुके हैं भारतीय संविधान की विशेषता में। आपातकालीन वो होती है जो मान लो युद्ध की, भारी आक्रमण की, कोई आप लोग सशस्त्र विद्रोह की ऐसी स्थिति आ जाए इसके अंदर आपातकाल लागू किया जाता है, ठीक है। तो सामान्यकालीन शक्तियां पढ़ेंगे, उसके बाद आपातकालीन शक्तियां पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सामान्यकालीन शक्तियां। अभी सामान्य काल के अंदर राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, किन किन शक्तियों का राष्ट्रपति यूज करता है। वैसे तो नॉर्मल सी बात है, सिंपल सी है। कैसे कि राष्ट्रपति की शक्तियां तो है, लेकिन राष्ट्रपति तो नाम मात्र का होता है। और राष्ट्रपति क्या करता है, आर्टिकल 74 में हम पढ़ चुके हैं, जो काम करता है वो मंत्री परिषद और उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, इनकी सलाह पर करता है, ठीक है। शक्तिशाली तो ये हुए ना। अब यहाँ पर मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ, ध्यान रखना बात। आप जो हम शक्तियां पढ़ रहे हैं ना, ये आपातकालीन है चाहे वो सामान्यकालीन है, इन शक्तियों को बढ़िया तरीके से पढ़ना, आपकी प्रधानमंत्री की शक्ति कंप्लीट हो जाएगी। जो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद आगे पढ़ेंगे उनकी शक्तियां पढ़ेंगे, उनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि वास्तव में शक्तियां तो यही है, लेकिन ये तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को दी है, लेकिन वास्तव में जो काम करता है वो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद करते हैं, मंत्री परिषद करते हैं। इसका मतलब ये जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग कौन करते हैं, ये करते हैं। तो ये शक्तियां जो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, उन सभी शक्तियों का प्रयोग कौन करते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद करते हैं। तो जिनकी जो ये शक्तियां हैं वही उनकी शक्तियां हैं। ये उन शक्तियों में नाम मात्र का है, ये उन शक्तियों में वास्तविक है। इसका मतलब आपको ये शक्तियां 2 बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने एक बार इन शक्तियों को पढ़ लिया राष्ट्रपति में, तो वही प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की होगी। तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद तो काम करते हैं, वो उससे संबंधित सलाह देते हैं, राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं। यानी नाम राष्ट्रपति का होता है, काम प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद करते हैं। तो इसका मतलब ये शक्तियां जो पढ़ रहे हैं ना, उसको गौर से पढ़ लेना, आपको प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की शक्तियां पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। चलो हम बात करते हैं सामान्यकालीन शक्तियों की।
देखो जो सामान्यकालीन शक्तियों में जो पहली शक्ति है कार्यपालिका संबंधी, ये कार्यपालिक शक्तियां, एक ही बात है। भी राष्ट्रपति के पास कुछ कार्यपालिका शक्तियां भी होती है, क्योंकि हम ये चीज को पढ़ चुके हैं कि जो कार्यपालिका है उसके अंदर जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। और हम ये भी पढ़ चुके हैं आर्टिकल 53 के तहत भी जो कार्यपालिका शक्तियां निहित होगी वो किसमें होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। पढ़ा था ना आर्टिकल 52 एक राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है, आर्टिकल 53 जो कार्यपालिका शक्तियां वो राष्ट्रपति में निहित होगी। मैं आपको देखो मैंने स्टार्टिंग में कहा था हम राष्ट्रपति के जितने भी आर्टिकल है उसको बार बार रिपीट करेंगे ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो कार्यपालिका शक्तियां 53 में तो स्पष्ट रूप से कहा गया कार्यपालिका शक्तियां किसमें होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। जैसे हम कुछ चर्चा करते हैं, इसके अंदर ये लिखोगे आप, आर्टिकल 53 कहता है राष्ट्रपति के अंदर कार्यपालिका शक्तियां निहित होगी, वो संवैधानिक अध्यक्ष होगा, संवैधानिक प्रमुख होगा। अब वो क्या करता है कार्यपालिका शक्ति के रूप में, वो पढ़ते हैं कौन कौन सी शक्ति होती है। जैसे हम बात करें प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? रखना राष्ट्रपति। कार्यपालिका शक्तियां, क्योंकि प्रधानमंत्री किसमें आता है? कार्यपालिका में तो आता है। प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और महान न्यायवादी, मैं तीनों लिख देता हूं। प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और महान न्यायवादी, इनको नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। हम बात करें राज्यों के जो राज्यपाल हैं, इनको भी कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। ये कार्यपालिका शक्तियां हैं, वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, मंत्री परिषद और अन्य जो सदस्य होते हैं, अन्य मंत्री, कितने मंत्री होते हैं सबको नियुक्त करता है, शपथ भी दिलाता है। उसके बाद महान न्यायवादी को वो नियुक्त करता है, उसके बाद वो राज्यपाल को नियुक्त करता है। और हम बात करें तो आगे देख लें, तो विदेशों में राजदूत होते हैं, विदेशों में होते हैं ना राजदूत, उनको भी नियुक्त कौन करता है? कौन भेजता है? राष्ट्रपति। राजदूत होते हैं ना, जैसे हमारा राजदूत, हमारा जो व्यक्ति होता है वो किसी और देश में होता है, और देश का व्यक्ति हमारे देश में होता है, उनकी व्यवस्था करना, उनको दूसरे देश में भेजना, ये सारा काम किसका होता है? राष्ट्रपति का। ये भी तो क्या हो गया? प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, महान न्यायवादी, राज्यपाल राज्यों के लिए, विदेशों में राजदूत। उसके बाद अगर आप बात करो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, इनको भी नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। उसके बाद हम बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। और उसके बाद हम संघ लोक सेवा आयोग के बाद जो आप बात करते हो निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग के बाद बात करते हो आप वित्त आयोग। इन सभी के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। इसका मतलब ये राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, तो क्या क्या कहोगे? कार्यपालिका संबंधी, अगर आप मुझे प्रश्न पूछे राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां बताओ, तो आप ये कहोगे भी कार्यपालिका जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। आर्टिकल 53 में लिखा गया है, वो संवैधानिक मुखिया होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, संवैधानिक अध्यक्ष होता है। ठीक है, कार्यपालिका शक्तियां संविधान के अनुसार जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित रहती है। जैसे प्रधानमंत्री को नियुक्त करना, मंत्री परिषदों को, जो मंत्री परिषद है, जो अन्य मंत्री है उनको नियुक्त करना, महान न्यायवादी को नियुक्त करना, राज्यपाल नियुक्त करना। उसके बाद राज्यपाल जो राज्यों में होता है ना, उसको नियुक्त करने का काम राष्ट्रपति करता है। विदेशों में राजदूत भेजना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों को लगाना, नियुक्त करना। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग है, निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग है, उनके सदस्यों को भी क्या करता है? राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। ठीक है, अब हम बात करें जी, ये जो सारी शक्तियां हैं यहाँ से लेकर हमने पढ़ा है, ये भी हमने पढ़ा है और ये भी हमने पढ़ा है। ये जो शक्तियां हैं ये वैसे तो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, लेकिन वास्तव में इनका राष्ट्रपति यूज नहीं करता, बल्कि कौन करता है? प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद। ये चीज हम आर्टिकल 74 में पढ़ चुके हैं।
पढ़ा था ना कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का, यानी ये कार्यपालिका शक्ति, यानी इन शक्तियों का जो यूज करेगा वो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। आर्टिकल 74 पढ़ा था ना कि जो राष्ट्रपति को शक्तियां दी गई है, राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां हैं संविधान के अनुसार, उसका जो उपयोग करेगा वो खुद अपनी मर्जी से नहीं करेगा, अपनी इच्छा से नहीं करेगा, बल्कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। तो यहाँ पर तो हमने पढ़ा भी इन शक्तियों, इन सभी को नियुक्त करने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन वास्तव में वो नहीं करता, कौन देता है? ये करता है, ये सलाह देता है, राष्ट्रपति उसको नियुक्त कर देता है। इसका मतलब मेन पावर तो इनके पास है, राष्ट्रपति तो सिर्फ नाम मात्र का है। लेकिन संविधान ये कहता है कि प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, महान्यायवादी, राज्यपाल, विदेशों में राजदूत, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग के सदस्य, सबको नियुक्त करने का काम राष्ट्रपति करेगा। संविधान में ये बात लिखी गई है। लेकिन वो सलाह किससे लेगा? मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री से। जैसे हम यहीं पर बात करें, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को नियुक्त करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता, ऐसे नहीं दिल के उसको प्रधानमंत्री बना दे, बल्कि राष्ट्रपति के पास एक बाध्यता भी होती है कि जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, या बहुमत दल जो होता है, बहुमत प्राप्त होता है, राष्ट्रपति उस दल के नेता को क्या करता है? प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। देखो यहाँ पर उसकी मनमर्जी थोड़ी मजबूरी है कि वोट के दौरान जिस सरकार को, जिस राजनीतिक पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को, जिस दल को बहुमत मिलता है, अधिक सीटें प्राप्त होती है, सिर्फ और सिर्फ उसी दल के जो, उस दल का जो नेता होता है उसको तो बना देता है प्रधानमंत्री, और उस प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त कर देता है। यानी यहाँ पर काम तो प्रधानमंत्री नियुक्त करने का काम राष्ट्रपति करता है, लेकिन वास्तव में उसकी मर्जी कहाँ चल रही है? अरे जिस दल को बहुमत मिला है उसको ही तो वो नियुक्त करेगा, किसी और को थोड़ी कर देगा। ठीक है, तो ये उसकी होगी कार्यपालिका शक्तियां संबंधी। और कार्यपालिका शक्तियां संबंधी अगर कुछ और बातें करें तो वो भी कर सकते हैं हम इससे संबंधित। अब आपको ये फैक्ट है वो साथ ही बता देता हूँ। इसके अंदर आप एक तो पढ़ोगे आर्टिकल 72 और एक पढ़ोगे आप आर्टिकल 74। अब से पहले हम आर्टिकल 52 पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपतियों का 53 पढ़ चुके हैं, कार्यपालिका शक्तियों की 54 पढ़ चुके हैं, निर्वाचन मंडल 55 में निर्वाचन प्रक्रिया, 61 में महाभियोग। ठीक है, यानी इन चीजों को हम कर चुके हैं। अब आता है आपका 72 और 76 क्या कहता है? सॉरी हाँ, आर्टिकल 72 और 78। 72 तो पढ़ ही चुके हम, तो अभी कहा था भी ये सलाह से काम करेगा, फिर राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का जो प्रयोग करेगा वो मंत्री परिषद और उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। 74 तो कर चुके हैं हम। अब 72 और 78 की बात करते हैं जो कार्यपालिका शक्तियों में ही आता है। देखो आर्टिकल 72 आपको क्या कहता है? आर्टिकल 72 ये कहता है कि राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति प्राप्त है, समाधान की, यहाँ तक वो मृत्यु दंड को भी कम कर सकता है या समाप्त कर सकता है। ध्यान रखना, अंतिम जो अपील होती है ना वो राष्ट्रपति के पास ही जाती है, वहां पर किसी प्रकार की बहस नहीं होती, सीधा यहाँ या नाम में होता है। आप देख लो किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाता है, फांसी किससे दी जाती है? जब वो हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबको अपील कर देता है, अंतिम जो अपील होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। आर्टिकल 72 के तहत इसके पास होती है राष्ट्रपति। और जिस दिन राष्ट्रपति यदि चाहे तो उस सजा को माफ भी कर सकता है, मृत्यु दंड को वो उम्र कैद में बदल सकता है। यदि उस दिन राष्ट्रपति ने, मान लेते हैं वो अपील खारिज कर देता है, राष्ट्रपति जैसे ही अपील खारिज करता है फिर 1-2 दिन नहीं निकलने देते, फांसी पर टंगा देते हैं। यानी अंतिम अपील होती है वो राष्ट्रपति के पास जाती है आर्टिकल 72 के तहत। इसका मतलब राष्ट्रपति सजा को माफ कर सकता है, कम कर सकता है, उसकी प्रकृति को बदल सकता है। जैसे मान लो किसी को काले पानी की सजा दी गई है, हार्ड सजा दी गई है, उसको सिंपल में बदल देगा, मृत्यु दंड को और मान लो जो उम्र कैद में बदल देगा, या वो माफ कर देगा स्थितियों को देखकर। यदि वो माफ नहीं करता, अपील खारिज कर देता है, तो फिर मृत्यु दंड फिक्स हो जाता है और उसको क्या दिया जाता है? फांसी पर लटका दिया जाता है, फिर ज्यादा दिन नहीं निकलने देते।
ठीक है। तो ये है आर्टिकल 72 जिसके अंदर क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। बात करते हैं आर्टिकल 78 की। देखो आर्टिकल 78 के बारे में आपको बता भी चुका हूँ और इसको हम थोड़ा सिस्टम से कर लेते हैं। मैं बता देता हूँ, यहाँ पर है राष्ट्रपति, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं मंत्री परिषद, क्योंकि आर्टिकल 78 आपको राष्ट्रपति में मिलेगा और प्रधानमंत्री में भी मिलेगा, दोनों में मिलेगा। और इन दोनों के मध्य की कड़ी कौन होती है, ध्यान रखना, प्रधानमंत्री। अगर आपसे प्रश्न पूछे ना राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के मध्य में कौन होता है, तो मध्य में प्रधानमंत्री होता है। यहीं से आर्टिकल 78 शुरू होता है आपका। इस 78 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कोई सूचना मांग सकता है, ध्यान रखना, और इसे बोलते हैं सूचना का अधिकार राष्ट्रपति का। और प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा भी जो निर्णय मंत्री परिषद में लिया गया है उस निर्णय को राष्ट्रपति तक पहुंचाए। और यहाँ पर तो प्रधानमंत्री का तो आर्टिकल 78 कहता है कर्तव्य है और राष्ट्रपति का अधिकार है, ध्यान रखना। आर्टिकल 78 आप पढ़ोगे तो उसके द्वारा प्रधानमंत्री का तो कर्तव्य बनता है कि राष्ट्रपति जो भी उससे सूचना मांगे तो मंत्री परिषद से सीधा नहीं लेगा राष्ट्रपति, पहले प्रधानमंत्री को कहेगा, प्रधानमंत्री यहाँ से सूचना लेगा और उसको राष्ट्रपति तक पहुंचाएगा। ठीक है। तो जो सूचना मांगता है वो तो है राष्ट्रपति का अधिकार, वो कभी किसी भी विषय पर सूचना मांग सकता है। प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य बनता है जो सूचना राष्ट्रपति ने मांगी है वो सूचना राष्ट्रपति तक पहुंचाई जाए। ये आपके कार्यपालिका शक्ति में भी क्या है, राष्ट्रपति का शक्तियां हैं। ठीक है। तो आपको 2-3 प्रश्न मैंने करवा दिए, सूचना का अधिकार करवा दिया, ये भी आर्टिकल 78 है। और जो कर्तव्य है वो प्रधानमंत्री के रूप में तो आर्टिकल 78 एक कर्तव्य है। अगर बात आती है राष्ट्रपति के रूप में, ये एक अधिकार है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये मध्य की कड़ी होता है। मंत्रिपरिषद में जो भी निर्णय होते हैं उसको राष्ट्रपति तक पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री का होता है। राष्ट्रपति जो भी बात कहता है उसको मंत्री परिषद तक पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री का होता है। इसी कारण ये क्या होता है, इसकी मध्य की कड़ी होता है, ये आर्टिकल 78 कहता है। देखो डियर स्टूडेंट, हमने जो इनकी कार्यपालिका शक्तियां कंप्लीट की है, कुछ नियुक्तियां करता है राष्ट्रपति, उसके बाद आर्टिकल 72 के तहत वो समाधान करते हैं, 78 के तहत वो किसी प्रकार की प्रधानमंत्री से सूचना मांग सकता है और प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य होता है कि वो सूचना राष्ट्रपति तक पहुंचाए। उसके बाद जो नेक्स्ट उसकी जो और भी कुछ स्थापिका से संबंधित, कानून से संबंधित शक्तियाँ हैं, उसके बाद उसकी आपातकालीन शक्तियाँ पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।